अब हम मूल अधिकार के रूप में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद जो 23 है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि इसमें 2 टर्म है, एक मानव दुर्व्यापार और दूसरा है बलात् श्रम। इन दोनों का निषेध करता है। तो मानव दुर्व्यापार में ये है कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें पुरुष, महिला, बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी आप समझते हैं, मंदिरों में डांस करने वाले, और दास, ये मानव दुर्व्यापार में शामिल किया है। और इस मानव दुर्व्यापार को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भी बनाया है। ठीक है। तो अगला जो टर्म है बलात् श्रम। तो बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। उसका अभिप्राय यह भी है कि बिना परिश्रम के भी काम कराना इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रहे, किसी को कम मजदूरी देना या विकट परिस्थिति में काम कराना या फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना या बहुत तरह की ऐसी बात, उनको बाध्यता उत्पन्न करना या वो काम करने की स्थिति में नहीं है उसको भी काम कराना, ये उसमें शामिल होता है। बंधुआ मजदूरी भी उसमें एक है। तो ये बलात् श्रम में ही आता है। बलात् श्रम को रोकने के लिए देश में कई कानून हैं, जिसमें बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम 1990, लगभग तमाम कानूनों में देखा जाए तो इन दोनों चीज़ का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। ध्यान रहे कि सरकार जो है या राज्य को यह अनुमति प्राप्त है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जैसे कोई अनिवार्य सेवा, जैसे कि सेना में भर्ती हो या कोई ऐसा सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है विशेष परिस्थिति में, लेकिन इसमें जाति, धर्म, मूल वंश, वर्ग, स्थानीयता के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य फैक्ट्री, खान और अन्य परिसंकट में गतिविधियों अथवा निर्माण कार्य में या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, उसको काम पे नहीं रखा जाएगा। और ये जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम निषेध प्रतिनिधि अधिनियम 1986, इन सभी कानूनों के माध्यम से इसे निषेध करता है। या ये कहे कि इस तरह की जो भी कानून फैक्ट्री को निर्माण कार्य, खान या कोई भी खतरनाक जो गतिविधि होती है, वहाँ हर जगह ये लागू है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप नियोजन पर या नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। और इसी के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 को बाद में 2016 में बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 में संशोधित किया गया है और इसके पक्ष में शोषण के विरुद्ध नियम बनाया गया है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया था, ताकि इससे जो है बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सारी चीज़ों में सुधार के लिए कुछ काम किया जा सके। और इसी के आधार पर बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बना, इसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना का, मतलब बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापना का प्रावधान करता है। मूल अधिकारी के भाग के रूप में हम अब धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात करते हैं। इसमें 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27 और 28। हम पहला अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। तो 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान रहे इस शब्द को छूट गया है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। एक तो इसमें चीज़ है, 4 बातें हैं जो चारों लिखा हुआ है। एक पहला है अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण है। दूसरा है कि अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने, 4 टर्म है। तो अंतःकरण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके अन्य रूपों में अपने ढंग से संबंध बनाने की योजना, मतलब कोई पूजा कर सकता है, भक्ति करता है, कोई नमाज पढ़ सकता है मंदिरों में, जो भी आपको जो धर्म का आंतरिक भाग है, जैसे कि जो आपके धर्म के समय जो बातें थी, जैसे कि अब मान लीजिए कोई पूजा पाठ में या कोई अपने पर्व त्यौहार में डीजे बजाता है, तो ये धर्म का आंतरिक पाठ नहीं था, क्योंकि जब धर्म बना तो ये चीज़ नहीं था। यहाँ तक कि जो कुछ मामलों में मंदिर और मस्जिद या अधिकांश मामलों में कहें तो ये धर्म का आंतरिक भाग नहीं है, लेकिन नमाज जो है आंतरिक भाग है। भक्ति करना, पूजा करना उस धर्म का हिस्सा है, तो उसकी स्वतंत्रता है।
और दूसरा है कि इसको अबाध रूप से मानने का अधिकार। तो इसमें क्या है कि धार्मिक विश्वास, ठीक है, उसमें आस्था को सार्वजनिक रूप से बिना भय की घोषणा करने का अधिकार, मतलब उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी प्रकार है कि आचरण का अधिकार। तो इसमें जैसे कि धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने, अपनी आस्था को और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और प्रचार करने की स्वतंत्रता मतलब कि अपने उस धर्म को, अन्य को जो है ना प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हैं। तरह तरह के नुक्कड़ नाटक या पाठशाला, ये जो मन हो आप कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें धर्म, किसी अन्य धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है जी। जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है तो उनको जो है वो अन्य व्यक्तियों के लिए क्या है, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसका वायलेशन करता है, तो इसमें कानूनन सजा हो सकती है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अनुच्छेद 26 है। तो अनुच्छेद 26 है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को या उसके किसी हिस्से को, ध्यान रहे ये पहले जो था एक इंडिविजुअल के लिए था, मतलब व्यक्ति के लिए था, और इसमें प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी एक भाग के रूप में जो लोगों को धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देगा, प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो ये प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें किस तरह का मतलब अधिकार प्राप्त है इसको, जिसके धार्मिक प्रबंधन में, कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसके पोषण का अधिकार है, ठीक है ना, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार देता है, और उस संपत्ति का, ठीक है ना, अपने अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धार्मिक संप्रदाय होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, कि वो एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनका विश्वास तंत्र है ना, उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए और उसका कोई विशिष्ट नाम होनी चाहिए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को, आप तो जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे और जानना चाहिए, इन दोनों को जो है धार्मिक संप्रदाय माना, और वही अरविंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना, ठीक है। अब हम अनुच्छेद 27 की बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में। तो इसमें क्या है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से जो है स्वतंत्रता दी गई है। मतलब इसमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल कर का जो उगाही है उस पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क पर। मतलब कि शुल्क लिया जा सकता है, जैसे शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या है कि एक सेकुलरिज्म को जो है ना उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कोई तीर्थ यात्री है तो उस पर शुल्क लिया जा सकता है ताकि उनकी सुविधा और सुरक्षा दी जा सके। उसी प्रकार से सभी धर्मों के जो क्रियाकलाप है या उनके धार्मिक जो एक्टिविटी है वही क्रियाकलाप क्रियाविधि है, उस पर नियमितीकरण करने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है ताकि उन्हें उनके फेवर में कुछ सुविधा और सुरक्षा मुहैया करी जा सके, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद 28 है। इसमें कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत राज्य से निधि से पूर्णतः पोषित, ठीक है, किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन राज्य तो कर रहा है, लेकिन किस तरह के विन्यास या न्यास कर, जैसे कि विन्यास या न्यास। तो जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया, इस तरह के कुछ संस्थान हो गए जिसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के दिन हुई है, ठीक है, वहाँ उसको अनुमति है। कुल मिला के ये अनुच्छेद 28 जो है 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान को वर्गीकृत करता है। पहला जो है वो ऐसे संस्थान जिनकी पूरी जो रख रखाव है राज्य करता है। जैसे सरकारी जितने स्कूल कॉलेज जितने यूनिवर्सिटी है वहाँ किसी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक है। लेकिन ऐसा संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना अभी जैसे मैंने बताया विन्यास या न्यास के दिन हुआ है, वहाँ इसकी अनुमति है, ठीक है। और तीसरा और चौथा जो कैटेगरी है संस्थान का, एक तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और एक जो ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहा है। एक मान्यता प्राप्त है लेकिन वित्त नहीं प्राप्त कर रहा है,
मतलब फंड नहीं प्राप्त कर रहा है, एक है जो वित्त प्राप्त कर रहा है। तो इन दोनों ही जगह में जो धार्मिक शिक्षा है वो स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है। ध्यान रहे कि इन संस्थानों में कहीं यदि धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके स्वेच्छा से या उसके अनुमति के बगैर बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि यह बच्चा है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अभिभावक की सहमति होनी चाहिए। अब हम मूल अधिकार के रूप में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करेंगे। इसमें 3 अनुच्छेद है, 31 निरस्त हो गया है, इसलिए 2 पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब कि यह भारत के किसी भी भाग में नागरिकों के, ठीक है, किसी भी अनुभाग, ठीक है, जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई भी संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब इसमें 2 भाग हैं। पहला है कि एक तो पूरे समूह के अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है एक जैसे कि भेदभाव जो नहीं करने धर्म जाति के आधार पर है, मतलब कि इसमें नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की बात कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रहे कि उच्चतम न्यायालय ने जो यहाँ पे नागरिकों के, ठीक है, अनुभाग शब्द को उन्होंने व्याख्यात किया है। उनका कहना है कि ये जो अधिकार प्राप्त है ये केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं प्राप्त है, बल्कि यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों दोनों को प्राप्त है, समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई वर्ग अपने भाषा की रक्षा के लिए, ठीक है, या उसके भाषा के संरक्षण के लिए जो कोई आंदोलन करने का उसको अधिकार देता है। ठीक है, और इस आंदोलन के क्रम में यदि वो किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण देता है, ठीक है, या कुछ वादा करता है तो ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं माना जाए। अब हम अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। ध्यान रहे इसमें 3 बातें हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अल्पसंख्यकों का अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यक मतलब ध्यान रहे भाषाई और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है। तो इसमें कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें है कि राज्य आर्थिक सहायता जो है अल्पसंख्यकों द्वारा विभेद नहीं, मतलब आर्थिक सहायता जो राज्य देगी उसमें अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थानों में कोई विभेद नहीं करेगा। ध्यान रहे कि अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक जो है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, दूसरा है जो मान्यता तो लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते, एक है ना तो मान्यता लेता है और ना सहायता लेता है। तो इन पर हम बात करेंगे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे, ठीक है ना, ये दूसरे जो है ये मतलब कि इसमें जो नियम कानून जो भी होगा वो राज्य के अनुसार, जैसे इनका शिक्षण होगा, स्टाफ होगा, पाठ्यक्रम होगा, शैक्षणिक मानक होगा, अनुशासन होगा, सफाई व्यवस्था राज्य के अनुसार होगी। ठीक है, अंतिम तीसरा जो है इसमें सामान्य कानून है। ठीक है, और इसमें वो अपने प्रशासनिक मामलों में तो स्वतंत्र है, लेकिन ध्यान रहे जिसमें सामान्य कानून जैसे ठेका, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियमन, ये सब जो है ये पूरी तरह से समान रूप से लागू होगा। सेक्रेटरी ऑफ मलानकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने 3 सिद्धांत दिया है। ठीक है, एक ये कि अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार में क्या क्या शामिल होगा। दूसरी बात जो है कि ये अल्पसंख्यकों के और बहुसंख्यकों के बीच का रिश्ता क्या होगा। और तीसरी बात जो है अल्पसंख्यकों को जो
स्वतंत्रता दी गई है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में, वो निर्बाध नहीं है। मतलब कि उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। तो हम तीनों को देखते हैं। तो पहला है कि अल्पसंख्यकों को स्थापना और प्रशासन के मामले में अधिकार। तो इसमें कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपना जो है शासी निकाय या गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार होगा, जिसमें उन्हें अपने संस्थान को भली भांति चलाने के लिए अपने अनुसार उसे काम करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा है कि उसे अपने संस्थान में नियुक्तियां, जैसे कि कोई भी शिक्षक, प्रोफेसर और भी जो लेक्चरर्स वगैरह होंगे, या उसके अलावा जो उसमें जितने पर भी तरह की नियुक्तियां होंगी, ठीक है ना, उसमें उसे नियुक्त करने का अधिकार होगा। और यदि उसमें से कोई अनुशासनहीन कार्य करता है या किसी प्रकार की यदि कर्तव्य में लापरवाही बरतता है तो उस पर उसको कार्रवाई करने का अधिकार होगा। तीसरा है कि वह अपनी पसंद के अर्हक विद्यार्थी, मतलब कि अपने योग्य विद्यार्थी को प्रवेश दिलाने के लिए एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार रखता है। अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों, ठीक है ना, का जो है अपने संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार है, ये उनके अल्पसंख्यकों का है। दूसरी बात है कि ये दूसरा कहता है कि अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए, ना कि उससे किसी प्रकार की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए या अन्य किसी के लिए। मतलब ये कतई नहीं है कि वो आप बहुसंख्यकों की तुलना में किसी फायदे में है। ध्यान रहे कि देश का जो राष्ट्रीय कानून है, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट है ना, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर है ना, कोई सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य, कराधान, स्वच्छता, ये जो है अल्पसंख्यक संस्थान सहित सब पर लागू होता है। ठीक है। तीसरी बात जो है कि अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों की स्थापना प्रशासन संपूर्ण अधिकार अबाध नहीं है। ठीक है। यदि किसी प्रकार का कुप्रबंधन होता है या उस किसी प्रकार का शैक्षणिक मानक या उसकी उत्कृष्टता में किसी प्रकार का यदि कोई व्यवस्था ठीक नहीं है तो उस पर विनियामक उपाय राज्य द्वारा किया जा सकता है। उसके प्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि उसे कार्यकुशल बनाया जा सके, उसे मजबूत बनाया जा सके। ठीक है। राज्य द्वारा जैसे कि विद्यार्थियों के लिए कोई भी योग्यता या अर्हता या उसके कल्याण के लिए या उसके कुछ बेहतरी के लिए कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ वो नियम बना सकता है। वहाँ के स्टाफ या वहाँ के संस्थान के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न होता है या किसी प्रकार के आंतरिक कोई नियम होता है जिससे उसकी बेहतरी हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ तक कि पाठ्यक्रम, उसके पाठ्यक्रम तक में भी जो है उसमें हस्तक्षेप करने का राज्य को अधिकार देता है। इसी प्रकार से यदि राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता योग्यता का पालन वो करता है, ठीक है ना, तो इसके पालन करने पर वो जो अनुदान नहीं लेता है, वैसे अल्पसंख्यक संस्थान जो है शिक्षक व्याख्याता वगैरह जो है नियुक्ति में युक्तियुक्त व्यय पद्धति के अनुसार अपनी स्वतंत्रता उसको होगी। अगला है कि राज्य द्वारा सहायता के भीतर अल्पसंख्यक संस्थानों की प्रकृति चरित्र नहीं बदलता, क्योंकि राज्य इसके लिए कोई शर्त रख सकता है। इस बात को समझिए कि राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता है, क्योंकि राज्य जो है अपनी जो सहायता उसे या जो फंड देगा उसके समुचित उपयोग के लिए कुछ न कुछ शर्त रख सकती है। तो इस प्रकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में यही इम्पोर्टेंट है।